हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित भार्गव द एजुकेटर। वैसे भी आप सबने थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो 100 बाय 100 स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स की कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, तो उसमें वो 100 बाय 100 कैसे स्कोर करें। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स, स्ट्रेटेजी एंड कुछ निंजा टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट के लास्ट के अंदर मैं आपके साथ में कुछ है ना निंजा टिप्स भी शेयर करूंगा। यदि आप वो सारी स्ट्रेटेजी टिप्स वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, सो डेफिनेटली यू विल गुड स्कोर 100 बाय 100 इन ईच सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। सो लेट स्टार्ट बिगिन फ्रॉम द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो हमें ये पता है कि अकाउंटेंसी कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमें कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ना है। तो वैसे आप सबके टीचर्स ने आपको बेस्ट रेफरेंस बुक बता रखी होगी, बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी के लिए एपीसी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो कि डीके गोयल सर की आती है, वो बेस्ट रहती है इन अकाउंटेंसी। मैं फर्स्ट टिप से ये बताना चाहूँगा कि फॉर्मेट अकाउंट आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में लर्न होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मेट यदि पता है तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे कि कौन सी चीज़ को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको पता है कि असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जाएगा। यदि असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। यदि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में ये पता है कि हमारा अकाउंट के अंदर ये वाला मटेरियल इधर ट्रांसफर होगा, तो आप अकाउंट बनाने में अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर कहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे। लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया। तो इन सब का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किधर बीडी करना है, किधर सीडी करना है, किधर टू करना है, किधर बाय करना है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको हर एक अकाउंट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए कि किस वे में अपने को करना है। सेकेंड चीज़ आती है मोर एंड मोर एडजस्टमेंट प्रैक्टिस। यदि आपने फॉर्मेट की प्रिपरेशन कर ली, फॉर्मेट आपको बनाना आता है, फॉर्मेट के अंदर आपको चीज़ें ट्रांसफर करनी होती है, फिर आपको करना है एडजस्टमेंट की प्रैक्टिसेस। यदि आपकी एडजस्टमेंट की प्रैक्टिसेस भी अच्छे से हो जाती है, जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हो एडजस्टमेंट की, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि अपने अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में होती है तो वो तो अपन डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें जो कि हमें एडजस्टमेंट में आती है, लाइक मशीनरी की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड दे रखी है, फर्नीचर की वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड दे रखी है। तो यदि आप इस तरीके के जब एडजस्टमेंट रेगुलर ना प्रैक्टिस में करेंगे, तो आपके एडजस्टमेंट कभी भी गलत नहीं होंगे। फॉर्मेट मैंने बता ही दिया फर्स्ट वाली टिप्स में। तो आपके जब अकाउंट गलत नहीं होगा, जब आपको एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस रहेगी, तो आपकी जो न्यूमेरिकल की जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अकाउंट्स के अंदर। लाइक अकाउंटिंग रेशियो के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो कैसे निकालना है। तो और एग्जाम टाइम पर मैं आपको एक फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर आपके पास में वो सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे कि उनके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना। तो वैसे आप खुद के तरफ से भी एक है ना फॉर्मूला शीट बनानी है कि अकाउंट्स के अंदर मेरे को इतने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एनी हाउ। तो फर्स्ट टिप क्या होगी कि आपको जो फॉर्मेट होता है अकाउंट का वो लर्न करना है। सेकंड चीज़ क्या होगी कि आपको मोर एंड मोर एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चीज़ क्या होगी, आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। फोर्थ चीज़, कंप्लीटली अकाउंटेंसी कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट डोंट इग्नोर द थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आपको अकाउंटेंसी का थ्योरी पार्ट इग्नोर नहीं करना है। यदि आप इग्नोर करते हैं तो आप 100 बाय 100 अचीव ही नहीं कर सकते। यदि आपने प्रैक्टिस ही सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की करी है, तो यू विल गेट 80 to 90 बट नॉट 100। If you want to get 100 by 100 in accountancy, you should also focus on the theory part of accountancy. Like शेयर वाली बुक चलती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक होती है, तो उसमें बहुत सारे थ्योरी वाला पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अकाउंटेंसी को ये मानना है कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है, बट इसके अंदर आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है वो इग्नोर नहीं करना है। तो ये सारी आपकी अकाउंटेंसी की टिप्स हो गई। मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। आप सब ये सारे अपनी लाइक जैसे अकाउंट्स की मैं अभी बता रहा हूँ, बीएसटी की और इको की भी आगे बताऊंगा, तो वो सारी चीज़ आप आपकी फेयर नोटबुक में या नोट्स के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको वो चीज़ दिखती रहे, आप उनको रिकॉल करते रहो और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन करते रहो। लास्ट आता है कि आपकी निंजा टिप्स। 4 पॉइंट्स मैंने बताया अकाउंट्स के अंदर आपको ये करने। लास्ट आता है आपके पास निंजा टिप्स। तो निंजा टिप्स में क्या है, फर्स्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको अकाउंटेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे। कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिस की नीड होती है। तो आपको अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिस करनी है, पहली निंजा टिप्स। सेकंड चीज़, टाइम ड्यूरेशन।
आप जब क्वेश्चंस करते हो तो उसका टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान में रखना है। यदि आप टाइम ड्यूरेशन ध्यान में नहीं रख रहे तो क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चंस तो आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बट आप टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। बाय चांस क्या हो सकता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको आते हुए क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपन बीएसटी के अंदर चैप्टर 4 के अंदर प्लानिंग में पढ़ता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मिजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट, T फॉर टाइम बाउंड। तो हमें टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है कि हम एक अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम कितने टाइम में कवर कर पा रहे हैं। एक परफेक्ट टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलना है, उस टाइम में हमें वो कंप्लीट करना है। तो ये दो निंजा टिप्स हैं जो कि आपके अकाउंट्स के अंदर हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अपन मूव करते हैं नाउ बिजनेस स्टडी पर। तो सबसे पहले मैंने ये सुना है कि बिजनेस स्टडी सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टडी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सी होगी। तो ऑब्वियस है आपके टीचर्स ने आपको बता रखा होगा कि ये बेस्ट बुक है, बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीके पब्लिकेशन की जो बुक आती है बीएसडी की, दैट्स ग्रेट। वो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो वन मैन आर्मी है, वो हर एक चीज़ कवर कर लेती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं बिजनेस स्टडी की टिप्स से। तो फर्स्ट है रिमेंबरिंग द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। बीएसटी के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप कीवर्ड्स का ध्यान रखते हो तो कीवर्ड से आपको हेल्प करता है केस स्टडी सोल्व करने में। केस स्टडी को आप कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आंसर राइटिंग में, जब आपको आंसर राइट करते हो, जब आप आंसर के अंदर अपने कीवर्ड्स ऐड करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है कि आपके फुल से फुल मार्क्स मिले। आपकी पॉसिबिलिटी ये इस चीज़ की कम हो जाती है कि आपके हाफ या 1 नंबर भी कट हो किसी भी केस के अंदर। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ कि जैसे डेलिब्रेटेड फंक्शन आ गया केस स्टडी के अंदर, तो मोस्टली 90% स्टूडेंट क्या करेंगे कि बीएसटी के अंदर सिर्फ 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो 5 में से कोई सा कर देंगे, बट ये रॉन्ग है। डेलिब्रेटेड फंक्शन सिर्फ एक होता है, वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए बताऊं तो गाइड टू थिंकिंग। अब गाइड टू थिंकिंग यदि केस स्टडी के अंदर आता है तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि चैप्टर 4 के अंदर प्लानिंग के अंदर ये पॉलिसीज का कीवर्ड है, तो उसका आंसर आएगा पॉलिसीज। तो इस तरीके के आपको चीज़ें को रिमेंबर रखना। कीवर्ड्स की लाइन्स होती है, की लाइन्स का जैसे एग्जाम्पल दूँ तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे ये लाइन आई तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि इट इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर 2 टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स। एंड कौन सी टेक्निक है ये, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रीडिंग। तो इस तरीके से यदि आप है ना कीवर्ड्स को, की लाइंस को रिकॉल रखते हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सोल्व द केस स्टडीज एंड इट ऑल्सो हेल्प इन योर आंसर राइटिंग। तो फर्स्ट टिप ये हो गई कि आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। सेकंड टिप ये है कि बेस्ट कंसेप्ट क्लियरिटी। बिजनेस स्टडी के अंदर बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, तो आपको वो कंसेप्ट की क्लियरिटी, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको उन कंसेप्ट का कुछ भी पूछ लिया जाए पेपर के अंदर ओरली, तो आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बुक से अच्छा एक्सप्लेन कर सको। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड trading on equity. And what is the formula of trading on equity? So you will explain that debt upon में equity, that is the formula of trading on equity और फाइनेंशियल लीवरेज। तो इस तरीके से आपको ना हर एक कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अकाउंटेंसी के अंदर बताया था कि आपको थ्योरी पार्ट इग्नोर नहीं करना है, वैसे बिजनेस स्टडी के अंदर मोस्टली कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट जब अपन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है, तो वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। वो न्यूमेरिकल बेसिकली ये कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न यदि ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अपन यदि हमारे डेप्ट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा ईपीएस इंक्रीज होता है, डेप्ट को कम करते हैं तो ईपीएस कम होता है। फिर इसका अपोजिट केस दे रखा है, फिर इसकी वर्किंग दे रखी है 3 केसेस में, जिससे कि अपन ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो वो सारा आपको एक जो न्यूमेरिकल है वो उसकी वर्किंग अच्छे से आपको याद करनी है, उससे अच्छे से समझना है, जिससे कि वो एक न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो आप मिस ना कर पाओ, जिससे कि आप 100 बाय 100 स्कोर कर सको। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैं बिजनेस स्टडी के साथ में आपको बताना चाहता था। नाउ आती है आपके पास में निंजा टिप्स बीएसटी की। तो बीएसटी के लिए निंजा टिप्स क्या है, लाइन बाय लाइन स्टडी। यदि आप लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हो तो आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, की लाइन्स निकाल सकते हो, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होएगा तो आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है बीएसटी के अंदर। पहली निंजा टिप्स। सेकंड, पेपर के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। यदि बीएसटी को अपन बोल रहे हैं कि कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके जो दिमाग के अंदर जो आंसर्स चल रहे हैं उसको आपको पेपर में रिप्रेजेंट, तो उसका जो गैप है ना वो फुलफिल कौन करेगा, वो आपका करेगा राइटिंग प्रैक्टिस। बेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस विल
गिव यू 100/100 मार्क्स इन योर पेपर। सो 2 टिप्स बताइए मैंने निंजा टिप्स किसकी, बीएसटी की। फर्स्ट टिप हो गई कि आपकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है आपको बुक की। सेकंड है मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अपन मूव करते हैं अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहला तो ये आता है कि इकोनॉमिक्स के लिए रेफरेंस बुक कौन सी होगी। तो ऑब्वियस है इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके लिए टीचर्स ने आपको बता रखा होगा, बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीके पब्लिकेशन की जो बुक आती है मतलब बेस्ट है। आपको इकोनॉमिक्स में तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पढ़ ही लेना चाहिए वीके पब्लिकेशन वाली बुक, क्योंकि उसमें उन्होंने हर एक चीज़ कवर कर रखी है बहुत अच्छे से, कंसेप्ट क्लियरिटी भी बहुत अच्छे से कर रखी है। तो फर्स्ट टिप आती है कि कंसेप्ट क्लियरिटी। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और यदि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको चीज़ें रिलेट करनी आ जाएंगी, और यदि चीज़ें रिलेट करनी आ रही है तो डेफिनेटली यू विल गेट 100/100 मार्क्स। लाइक एग्जांपल मैं बताऊं, यदि मैंने पूछा कि एग्रीगेट डिमांड के कम होने से क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, तो आपको यदि एग्रीगेट डिमांड वाला कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आप ये बता सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड यदि हमारी इकोनॉमी में कम होता है तो उससे हमारी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कम होता है, उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम होता है, उससे हमारी इकोनॉमी का जीडीपी कम होता है। तो यदि आप ये सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। और यदि आपका इस तरीके से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, एक ही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू विल गेट 100/100। आपको कोई नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है रिमेंबरिंग द रिलीवेंट डेटा। जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हो तो यू विल गेट द 1000 नंबर ऑफ डेटाज। आपको हर एक डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ना इतना सीबीएसई के अंदर पूछता है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा याद करना है। और एग्जाम टाइम पर मैं आपके लिए आईआईटी का डेटा शीट भी लेके आऊँगा कि ये डेटाज आपको याद करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डेटा याद नहीं करना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटाज बताऊंगा और वो ही सीबीएसई पूछता है। सीबीएसई भी इतना डीप में जाकर डेटा नहीं पूछता है, तो डेटा की आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटाज आपको कवर करना है। लास्ट टिप आती है इकोनॉमिक्स की, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें आपके पास दो यूनिट आती है। फर्स्ट आती है नेशनल इनकम एंड सेकंड आती है आपके पास में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आपके पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह आता है। तो वहाँ पर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर 10 to 15 मार्क्स के आपके पास न्यूमेरिकल रहते हैं। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में कंसेप्ट के साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। और आईडी के अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि आईडी थोड़ी सी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होती है जिसके अंदर कंसेप्ट भी होते हैं, बट वहाँ पर आपको कहना रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपके आंसर्स को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने बीएसटी में भी बताया था। ये सारी हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की टिप्स। नाउ मैं मूव करता हूँ कि इकोनॉमिक्स की निंजा टिप्स क्या है। तो फर्स्ट है आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। यदि मैं क्वेश्चन पूछ ले सीबीएसई या मैं पूछ लेता हूँ कि है ना व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट था। तो इस तरीके से आपको सिक्वेंस वाइज भी याद नहीं रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। पॉइंट्स यदि आपको याद है तो आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो कुछ भी, मतलब कि जो भी रिलीवेंट है। सेकंड है ना निंजा टिप्स आती है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है सीबीएसई का बहुत स्टैंडर्ड वाला पेपर आता है। वहाँ पर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आपको इकोनॉमिक्स में 100/100 रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि मैंने अकाउंटेंसी और बीएसटी में भी नहीं बताया, बट इकोनॉमिक्स में बताना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में यदि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके बाद में आपका खुद का कंक्लूजन क्या है। यदि आप खुद का कंक्लूजन निकाल पा रहे हो हर एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद में, हर एक ना चैप्टर, हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद में, दैट्स ग्रेट। यदि आप खुद के है ना जैसे कि कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, जैसे कि मैंने पूछ लिया एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू और वाइस क्यों है, तो आपके कुछ पॉइंट्स तो बुक में रखे हैं, बट कुछ पॉइंट्स यदि आप आपकी तरफ से बता रहे हो और जो कि रिलीवेंट है, तो दैट मीन कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक्स में, और यही चीज़ आपको 100/100 दिला सकती है। तो अकाउंट्स का कंप्लीट बता दिया मैंने, इको का बता दिया, बीएसटी का बता दिया। लास्ट मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आपसे कि आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि बोर्ड के अंदर, आप स्कूल पेपर के अंदर किस कैसे भी क्वेश्चन आए, लाइक एमसीक्यूज आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, कोई केस स्टडी आ गई, कोई बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ गया, तो भी डरना नहीं है। आप ही प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वी विल डेफिनेटली रॉक, हम कर देंगे। ऐसी इस तरीके का जब एटीट्यूड और प्लस में मेहनत, हार्डवर्क प्लस एटीट्यूड जब आप लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द 100/100 इन ई सब्जेक्ट। जब रिजल्ट आएगा, जब आप देखोगे आपकी कॉमर्स की जो 3 कोर सब्जेक्ट है लाइक अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, जब आप देखोगे 100/100 दैट मीन्स वर्ड्स में भी अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस फीलिंग को। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जो भी मेरे को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 100/100 एनी हाउ विथ योर हसल। थैंक यू।